हाँ तो बच्चों हम देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए अपने से बोला गया है कि विच इज लिस्ट सॉल्युबल इन वाटर। देखिए सॉल्युबल इन वाटर पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन पहले भी आपको बताया था। इसका कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या मतलब बढ़ती जाती है, ठीक है, कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है तो वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है वो घटता जाता है। ठीक है, तो वाटर इनसॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो वो लिस्ट सॉल्युबल हो जाएगा। तो देखिए ये इथेनॉल है, इथेनॉल मतलब कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है। ये ब्यूटेनॉल है, कार्बन की संख्या 4 है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है। और पेंटेनॉल में देखिए कार्बन की संख्या 5 है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, वो लिस्ट सॉल्युबल होगा, और जिसमें कार्बन की संख्या सबसे कम होगी वो मोस्ट सॉल्युबल होगा, है ना। तो हमसे लिस्ट सॉल्युबल बोला गया है तो डी इसका आंसर हो जाएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लोएस्ट पीके वैल्यू। देखिए पीके वैल्यू जो है, के वैल्यू और पीके वैल्यू में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, ये बात आप जानते हो। तो हमें क्या करना है, इन चारों ऑप्शन का जो है के वैल्यू देख लेना है। क्या देखना है, के वैल्यू, एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग करते क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल्स दिए हुए होते हैं उससे आपको प्रोटॉन निकालने हैं। ठीक है, H+ निकालना है। तो H+ जब आप निकालोगे तो वो एनायन बनेगा। ठीक है, तो Ka जो है, के वैल्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, एनायन बनाना है और उसकी स्टेबिलिटी को देखना है। ठीक है, तो जिसका एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा एसिडिक इन नेचर होगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उसका सबसे ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इथेनॉल है तो इथेनॉल हो जाएगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सबको, इथेनॉल। फिर देखिए दूसरा में क्या है, प्रोपेन-1-ऑल। तो यहाँ पर देखिए प्रोपेनॉल CH3CH2 और CH2OH है। ठीक, फिर देखिए 2,2,2 ट्राइफ्लोरो इथेनॉल। तो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है, CF3 है और फिर CH2OH है ना। फिर उसके बाद देखिए 2-क्लोरो इथेनॉल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लोरीन इस तरह से लगा लीजिए और CH2OH कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। अब बताइए, इसमें सोचिए कि अब हमें क्या करना है, इन सब का एनायन बना देना है। तो सबसे पहले मैं सबका एनायन यहीं पर बना देता हूँ। ठीक है, बना दिए। अब इसमें देखिए सब का सब जो है ना, सब के सब में सबसे पहला नंबर तो आपको ये देखना है इसमें कि सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए यहाँ पर जो है थर्ड वाले में ये A है, ये B, ये C और ये D है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्राइफ्लोरो है ना, तो यहाँ पर एनायन है तो यहाँ पर जो है इंडक्टिव इफेक्ट -I लग रहा होगा। जबकि इस वाले में बी वाले में देखिए क्या लग रहा है, बी वाले में जो है अपने को +I इफेक्ट लग रहा है। और इसमें क्या लग रहा है, इसमें भी +I इफेक्ट लग रहा है, लेकिन इसमें जो है मोर +I इफेक्ट लग रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए कार्बन की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, और इसमें देखिए इसमें भी -I लग रहा है, लेकिन -I जो है इसमें जो है C वाले में सबसे ज़्यादा -I लग रहा है, फिर D। तो अगर हम K वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो C का सबसे ज़्यादा होने वाला है, फिर D का होने वाला है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया, C में सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट लग रहा है और D में जो है उसके रिस्पेक्ट में कम लग रहा है। क्यों, क्योंकि एक तो क्लोरीन लगा हुआ है और क्लोरीन एक ही है, समझ गए बात को, क्लोरीन एक ही है, जबकि वहाँ पर 3 फ्लोरीन है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट उससे ज़्यादा होने वाला है। अब इन दोनों में देखिए इसमें जो है 2 इथाइल कहने का मतलब यह है कि 2 कार्बन जो है 2 CH3 ग्रुप के द्वारा जो है यहाँ पर +I लग रहा है और यहाँ पर जो है 3 CH2 ग्रुप के द्वारा जो है +I इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो अब हमें एनायन है
तो एनायन है तो एनायन को स्टेबिलिटी मिलता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप के द्वारा, लेकिन यहाँ पर तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो हम देखेंगे कम से कम डोनर कौन है भाई, तो कम से कम डोनर है ए और फिर उसके बाद जो है बी। तो ये के वैल्यू हो गया, तो बताइए पी के वैल्यू क्या हो जाएगा, पी के वैल्यू हो जाएगा बी, फिर ए, फिर उसके बाद डी और फिर सी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि बताइए इसमें जो है लोएस्ट पी के वैल्यू किसका है, तो लोएस्ट पी के वैल्यू है इसका सी का है। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आया? इसी को ऐसे भी समझ सकते हो, देखो के वैल्यू और पी के वैल्यू जो है दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो ऑप्शन नंबर सी का जो एनायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब वो सबसे अच्छा एसिड है। तो सबसे अच्छा एसिड है तो स्वाभाविक बात है उसका पी के वैल्यू सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में हमसे पूछा गया है अल्कीन है ना, इन चारों में से बताइए कौन सा सबसे स्टेबल अल्कीन है। तो देखिए अल्कीन की स्टेबिलिटी जो है हम लोग देखते हैं हाइपर कंजुगेशन से। आपको पता है कि अल्कीन सिस्टम में हाइपर कंजुगेशन होता है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सब जितने भी कंपाउंड दिए हुए हैं सब में आपको डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले पोजीशन पर अल्फा हाइड्रोजन आपको काउंट करना है। तो देखिए चलिए काउंट करते हैं। बताइए पहले में कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के ठीक बगल में यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड है ना, तो एक हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बताइए यहाँ पर अल्फा एच कितना है, यहाँ पर अल्फा एच देखिए दो इधर 4 है। इसमें अल्फा एच कितना है, इसमें अल्फा एच है देखिए यहाँ पर 1 है। ठीक, और फिर उसके बाद जो है इसमें बताइए अल्फा एच कितना है, और इसमें अल्फा एच देखिए 3 6 और 2 8। ठीक है 8। तो जिसमें सबसे जिसमें अल्फा एच सबसे ज़्यादा होगा, हाइपर कंजुगेशन वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन ही सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी देने वाला होता है। ठीक है, तो डी जो है इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा एच सबसे ज़्यादा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बात करते हैं। कहता है बॉन्ड एक्स इज मेड ऑफ ओवरलैप, है ना, एक बॉन्ड दिखाया हुआ है और उसमें बात करता है कि बताइए कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन से ओवरलैपिंग हुआ है। तो देखिए आपको सिंपल करना है, यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेना है। ये देखिए sp2 है क्योंकि डबल बॉन्डेड है, और यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है। ठीक, तो स्वाभाविक बात है ये जो बॉन्ड बना होगा वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और उधर वाले में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना होगा, तो sp2 एंड sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए 67 में फिर से वैसे ही आ गया, एचडी के स्ट्रेंथ पर आ गया। तो अभी मैंने आपको बताया था एचडी के स्ट्रेंथ जब भी आपको निकालना हो तो जहाँ भी एचडी का हाइड्रोजन दिख रहा है, ये चीज़ कैसे पता करते हैं, तो सिंपल ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, फ्लोरीन से, इन सब से जो कनेक्टेड हाइड्रोजन होता है वहाँ से आपको हटाना है। और जैसे ही आप H+ को वहाँ से हटाओगे, है ना, H+ को हटाओगे तो जैसे ही आप H+ को हटाओगे तो क्या बनेगा, वहाँ पर एनायन बन जाएगा, और एनायन बनेगा तो हम क्या करेंगे, एनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। एनायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं एक मूल मंत्र देखिए आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। एनायन को स्टेबिलिटी मिलता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले द्वारा, और कैटायन को स्टेबिलिटी मिलता है इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप के द्वारा। मतलब कार्बन आयंस को स्टेबिलिटी मिलता है, एनायन को स्टेबिलिटी मिलता है बच्चों -I-M ग्रुप के द्वारा। ठीक है, और कैटायन को स्टेबिलिटी मिलता है +I+M के द्वारा। ठीक है, ये इसका रूल है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सब में एनायन बना दिया। देखिए यहाँ भी एनायन बना लिया, यहाँ भी एनायन है और यहाँ भी एनायन बना लिया। ठीक है, अब देखिए जो Cn है तो आपको पता है कि ये C∧N है। ठीक है, तो ये रिंग में क्या करेगा, ये रिंग के साथ जो है क्या करता है, -M इफेक्ट करता है। -M इफेक्ट मतलब जब इसमें रेजोनेंस होगा तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका जो फ्लो है वो Cn के डायरेक्शन में होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर -M लग रहा है। ये देखिए OCH3 है, तो OCH3 है तो ये क्या करेगा, ये एक +M का ग्रुप है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ग्रुप है।
और चौथा देखिए न्यूट्रल है, और ये क्या है यहाँ पर 3 अल्फा H है, तो ये जो है हाइपर कंजुगेशन करवाएगा, ठीक है, प्लस का हाइपर कंजुगेशन। देखिए एनाइन को स्टेबिलिटी कैसे मिलेगा, तो एनाइन को स्टेबिलिटी मिलेगा उस ग्रुप के द्वारा, है ना, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता हो। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पर जो है 2 का एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 1, 3 और 4 में देखिए, तो 1 और 3 में दोनों में जो है ना इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, ठीक है। तो भाई एनाइन जो है खुद इलेक्ट्रॉन डोनर है, और उसको, और ये जो दोनों फर्स्ट और थर्ड में दिया हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं, तो एनाइन तो दुखी होगा ना भाई। कहने का मतलब यह है जबकि ऑप्शन नंबर 4 में आप देखिए, तो ऑप्शन नंबर 4 में जो है वहाँ पर कोई भी ना तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है और ना तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। तो यहाँ पर जो है 1, 3, 4 में 4 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब देखिए 1 और 3 में बात करेंगे, तो 1 और 3 में दोनों में डोनर ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा पैसा है ना, और मुझे सुख तब मिलेगा, ठीक है, सुख तब मिलेगा जब मैं इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब मैं पैसे को लुटाऊंगा, है ना, मतलब बांटूंगा। अब बांटने के बजाय जो है मान लो मुझे ही देने वाले लोग मिल गए, ठीक है, तो मेरा तो दिमाग ऐसे ही खराब हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे से कोई पैसा लेकर जाए, ठीक है, और उल्टा जो है मेरे को ही लोग देने के लिए आ रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो वैसी स्थिति में हम ऐसा करेंगे कि देखेंगे कि भाई कम से कम देने वाला हमको कौन मिल रहा है, तो ठीक है। तो इसमें देखिए हाइपर कंजुगेशन और इसमें रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस से तो पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, तो इसमें जो है हाइपर कंजुगेशन से जा रहा है, तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा। तो कहता है इंक्रीजिंग, तो आप अपने को तो ऑर्डर पहचानना था, देखिए 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।